नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, देखिए हिंदी मीडियम के लिए आज एक और महत्वपूर्ण चीज आपके एनसीईआरटी से आप देख रहे हैं कि एग्जाम पेपर में एनसीईआरटी से सीधे सीधे प्रश्न आपके जो हैं बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में हम आपको टू द पॉइंट एनसीईआरटी से छांट करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो सीधे सीधे एनसीईआरटी में लिखे हैं। उन्हीं में से लाइंस छांट करके इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इंपोर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है फिजिकल केमिस्ट्री के, बहुत इंपोर्टेंट चीजें लेकर के आए हैं। तो देखिएगा विद्यार्थियों, बहुत मददगार साबित होने वाली हैं ये सब आपके लिए। तो सीधे सीधे चलते हैं अपन। देखिए जिस तरीके से आप देखेंगे अभी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन आपके लिए। ये देखिए, सबसे पहले तो समझो विलियन क्या है। पहला चैप्टर हिंदी मीडियम, विलियन क्या होता है आप जानते हो। विलियन क्या है, पहला चैप्टर ये तुम्हारा विलियन। तो विलियन है क्या, दरअसल दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण ही विलियन कहलाता है। इसमें विलेय और विलायक हो सकते हैं। हो सकता है कि एक विलायक में एक विलेय घुला हो, एक विलायक में एक विलेय घुला हो, जैसे जल में शक्कर घुली हो सकता है एक विलायक में दो विलेय घुले हो। लेकिन याद रखना है कि मिश्रण जो होगा कैसा होगा, समांगी मिश्रण होगा। कैसा होगा, समांगी मिश्रण होगा। कैसा होगा, समांगी मिश्रण। इसमें विलियन द्विअंगी हो सकते हैं, त्रिअंगी हो सकते हैं, मतलब उनके 3 अंग हो सकते हैं, 4 अंग हो सकते हैं, 2 अंग हो सकते हैं। द्विअंगी विलियन की चर्चा करेंगे इस पाठ में अपन। तो द्विअंगी विलियन क्या होते हैं, जिनमें 2 अवयव होते हैं। कौन कौन से, एक विलेय और एक विलायक। विलियनों की सांद्रता देख लो। सांद्रता की कुछ इकाइयां हैं। एक है आपका द्रव्यमान प्रतिशत, W/W कहते हैं इसको, ठीक है। और एक है आयतन प्रतिशत, इसको अपन V/V कहते हैं। और एक है अपना द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, W/V। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जो है इसका अक्सर औषधि में और फार्मेसी में बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि औषधि और फार्मेसी में सांद्रता की किस इकाई का अधिक उपयोग किया जाता है, तो किस इकाई का, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत या W/V। एक है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता। एक है तुम्हारा मोल अंश, मोल फ्रैक्शन जो है, मोल अंश। एक तो इसमें भी 2 होते हैं, एक होता है विलेय, एक होता है विलेय का मोल अंश, विलेय का मूल अंश या मूल प्रभाज भी कहते हैं, और विलायक का मूल प्रभाज या मूल अंश, ठीक है। एक है मोलरता, एक है मोललता। सिर्फ इतने आपको देखने हैं। साथ में देखना चाहो तो नॉर्मलता भी देख लेना, फॉर्मलता, लेकिन आपके एनसीईआरटी में यही है। नॉर्मलता वगैरह आपके एनसीईआरटी में शामिल नहीं है, ठीक है। विलेय की मात्रा जब बहुत सूक्ष्म होती है तो उसके लिए पार्ट्स पर मिलियन का उपयोग करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में जैसा कि आप जानते हैं 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, है ना। तो अब देखो ठोसों की द्रवों में विलेयता को देखते हैं। ठोसों की द्रवों में विलेयता, ठोसों की द्रवों में विलेयता जब होती है, एक ठोस है और दूसरा द्रव है। एक कैसा है तुम्हारा, एक कैसा है, ठोस, और दूसरा कैसा है, लिक्विड। लिक्विड यानी कि द्रव है। द्रव में ठोस को घोलोगे जब, द्रव में क्या घोलोगे, ठोस। जैसे शक्कर तुम्हारी ठोस है, शक्कर क्या है, ठोस है, और द्रव क्या है तुम्हारा, जल, द्रव है। नमक तुम्हारा ठोस है और द्रव क्या है, जल, द्रव है। नमक को जल में घोलना, शक्कर को जल में घोलना। तो इनमें समझिएगा ध्रुवीय विलेय जो होता है वो ध्रुवीय विलायक में घुलता है। ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुलता है। जैसे नमक जो है, साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, ये ध्रुवीय होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। और तुम्हारा जल जो है H2, ये भी ध्रुवीय होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो NaCl जो है H2O में घुल जाता है, NaCl H2O में घुल जाता है। ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुल जाता है, लेकिन अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में नहीं घुलता है। अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में नहीं घुलता है। इसीलिए सारी चीजें या सारे ठोस जो होते हैं सारे द्रवों में नहीं घुल पाते हैं, ठीक है। अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में घुल जाता है, ठीक है। इसीलिए एक कंसेप्ट आया क्या, समान समान को घोलता है। कौन सा कंसेप्ट, समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। सामान्यतः एक विलेय विलायक में घुल जाता है यदि दोनों में अंतराण्विक अन्योन्य क्रियाएं समान होती हैं। अंतराण्विक अन्योन्य क्रियाएं क्या होती हैं, उनके अणुओं के मध्य में आपस में जो संघट्ट और क्रियाएं चलती रहती हैं उनको कहते हैं अंतराण्विक अन्योन्य क्रियाएं। अगर समान होती हैं तो एक विलेय जो होता है विलायक में घुल जाता है, ठीक है। अगला देखो, क्रिस्टलीकरण क्या है। अब है तुम्हारा क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन।
ये क्या है, विलीनीकरण के दौरान, विलीनीकरण के दौरान जब किसी ठोस को, ठोस का द्रव में विलयन बनाने की बात की जा रही है अभी, जब किसी ठोस को क्या करते हैं, एक ठोस लिया हमने, एक ठोस लिया, क्या लिया, ठोस लिया, और उसको द्रव में घोल रहे हैं। ठोस को किस में घोल रहे हैं, द्रव में घोल रहे हैं। जब किसी ठोस को द्रव में घोलते हैं, द्रव में घोलते हैं, मान लो जैसे जल में क्या घोल रहे हैं, शक्कर घोल रहे हैं या नमक घोल रहे हैं। जब किसी ठोस को द्रव में घोलते हैं तो ठोस को द्रव में घोलते हैं, आपने देखा होगा नमक को जब जल में घोलोगे तो नीचे तली में कुछ एक नमक के ऐसे कण बैठ जाते हैं और बाकी बहुत सारे घुल जाते हैं, तो वो होते हैं क्रिस्टल, नमक के क्रिस्टल जो हैं, क्रिस्टल। अब देखो क्या है, घुलने की भी एक सीमा रहती है, ये तो है नहीं कि घुलते ही चले जाएंगे। तो जब विलीनीकरण के दौरान, मतलब कि जो विलय होते जाते हैं, घुलते जाते हैं, तो घुलने की प्रक्रिया जो होती है उसको कहते हैं विलीनीकरण। उसके दौरान कुछ विलय के कण जो होते हैं, कुछ विलय के कण ठोस विलय के कणों के साथ में संघट्ट आपस में आपस में विलय के कण जो होते हैं ठोस विलय के कणों के साथ ही संघट्ट करके, यानी कि टक्करें मार करके एक दूसरे में क्या करते हैं, संघट्ट करके विलयन से अलग हो जाते हैं। विलयन से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, विलयन से अलग हो जाते हैं, यानी कि घुलते नहीं है, नीचे बैठ जाते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है और नीचे जो बैठ जाते हैं उनको क्रिस्टल्स कहते हैं, ठीक है। और विलय प्लस विलायक जो है, जो घुलते हैं, तो ये कैसी है, ये दोनों तरफ ये अभिक्रिया होती है, ठीक है, विलयन बनता है, ठीक है, क्रिस्टल बन जाते हैं इसमें। अब समझो संतृप्त विलयन, अब समझो संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन तुम्हारा क्या है, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन क्या है, इसको थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा क्रिस्टलीकरण क्या था, विलीनीकरण के दौरान कुछ विलय के कण ठोस विलय कणों के साथ में संघट्ट कर विलयन से अलग हो जाते हैं, यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। तो क्या होता है कि क्रिस्टल बनते जाते हैं, अलग होते जाते हैं, लेकिन आगे जाकर के एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि तुम घोलोगे तो घुलने की एक निश्चित सीमा है, तब तक तो घुलते रहेंगे, फिर जाकर के क्रिस्टल बनते जाएंगे, तो दोनों की गति कई बार समान हो जाती है, एक स्थिति में जाकर के उतनी क्रिस्टल बन रहे हैं जितने तुम उधर घोल रहे हो, तो वो गतिक साम्य में पहुंच जाते हैं जब, तो तुम्हारी जो मतलब कि विलीनीकरण की प्रक्रिया है वहां पर क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है। यानी कि रिवर्स में भी उतनी अभिक्रिया चलती है जितनी किसमें चलती है, मतलब कि तुम्हारी फॉरवर्ड में चल रही है उतनी ही बैकवर्ड में चल रही है। अब देखो संतृप्त विलयन क्या है, इस प्रकार का विलयन जिसमें दिए गए ताप एवं दाब पर और अधिक विलय नहीं घोला जा सके वो संतृप्त कहलाता है। वो क्या कहलाता है, संतृप्त कहलाता है। दिए गए ताप पर और अधिक विलय नहीं घोला जा सके वो संतृप्त कहलाता है। जैसे पानी में शक्कर डाल के चाशनी बनाइए, पानी में शक्कर डाल के चाशनी बनाइए, पानी में शक्कर डाल के चाशनी बनाते हो, जब इसको बॉईल करते हो तो देखा होगा कि एक सीमा पर एक उसका निश्चित ताप है, तो वो घुलता रहता है, घुलता रहता है, घुलता रहता है। उसी ताप पर एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि अब वो शक्कर नहीं घुल पाएगी, अब वो शक्कर और नहीं घुल सकती, उसके क्रिस्टल जो हैं बनने लगते हैं, उसके क्रिस्टल बनने लगते हैं, अब वो नहीं घुल पाएगी। तो अब क्या है, और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन, संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब अब उसमें और शक्कर डालोगे तो घुलेगी नहीं। असंतृप्त विलयन क्या है, अगर मान लो कि वह विलयन जिसमें दिए गए ताप पर या उसी ताप पर और अधिक विलय घोला जा सके तो वो होता है असंतृप्त विलयन। मान लो कोई तुमने टेम्परेचर दिया, इसको बहुत ज्यादा ताप दे दिया, कोई भी ताप मान लो 150 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ भी दे दिया, तो यहां पर जाकर के शक्कर को घोल रहे हो तुम, तो अभी घुल रही है थोड़ी देर, अब वही ताप वही बनाए हो, लेकिन अब और घुलते चले जा रहे, अब नहीं घुल पा रहे, अब उसके क्रिस्टल बनने लगे और अब उसमें क्षमता नहीं है घुलने की, तो वो असंतृप्त हो जाएगा, ठीक है। ताप पर और अधिक विलय नहीं घोला जा सके वो होता है कैसा, संतृप्त, मानी कि अब नहीं घोला जा सकता, संतृप्त हो गया पूरा, ठीक है। और असंतृप्त यानी कि अभी संतृप्त नहीं है, यानी कि संतृप्त नहीं है, ठीक है, घोला जा सकता है। अगला देख लो, ठोसों की द्रवों में विलेयता पर ताप का प्रभाव देख लो एक बार। ठोसों की द्रवों में विलेयता पर ताप का क्या प्रभाव है। यदि निकट संतृप्तता प्राप्त विलयन में घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, विलयन की जो डेल एच होती है, डेल सॉल्यूशन की एच जो है या डेल एस एच कह सकते हो, ये 0 से बड़ी होती है, ये 0 से बड़ी होती है। ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी लिखा है। ये दो प्रकार की
प्रक्रिया होती हैं, एक होती है ऊष्मा शोषी जो ऊष्मा का अवशोषण करती हैं, और एक होती है ऊष्मा छेपी। अगर ठोसों की द्रवों में विलेयता यदि निकट संतृप्तता प्राप्त विलयन में घुलने की प्रक्रिया ऊष्मा छेपी हो तो ताप के बढ़ने पर विलेयता बढ़नी चाहिए, और ऊष्मा छेपी हो, ऊष्मा शोषी हो तो ताप बढ़ने पर विलेयता बढ़नी चाहिए, ऊष्मा छेपी हो तो विलेयता कम हो जानी चाहिए। कौन सा? ली से तालिया का नियम जो होता है, ली से तालिये सिद्धांत। ठीक है, ऊष्मा छेपी मतलब ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। ठीक है, अब देखो ठोसों की द्रवों में विलेयता जो है उस पर ताप का तो ये प्रभाव पड़ता है, यानी कि ठोसों की द्रवों में विलेयता जो है, ठोसों की द्रवों में विलेयता ये फिक्स नहीं है कि ये ऊष्मा छेपी होगी कि ऊष्मा शोषी। हो सकता है ऊष्मा शोषी हो सकता है कि ऊष्मा छेपी हो, लेकिन गैसों की द्रवों में विलेयता जो है वो हमेशा कैसी होती है? गैसों की द्रवों में विलेयता हमेशा ऊष्मा छेपी होती है, इसलिए ताप बढ़ाने पर हमेशा क्या होती है? हमेशा घटती है। ताप बढ़ाने पर हमेशा गैसों की द्रवों में विलेयता घटती है, क्योंकि वो ऊष्मा छेपी प्रक्रम होता है और उसमें लेसा-तालिया सिद्धांत लग जाता है। अब देखो गैसों की द्रव में विलेयता, ठोसों की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ठोस और द्रव दोनों अत्यधिक असंपीड्य होते हैं और दाब परिवर्तन से सामान्यतः अप्रभावित रहते हैं। ठोस और द्रव दोनों सामान्यतः असंपीड्य होते हैं, अत्यधिक असंपीड्य होते हैं और दाब परिवर्तन से अप्रभावित रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई गैसों में तो दाब परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, यानी कि दाब ज्यादा कर दोगे तो एरिया कम कवर करेंगे, यानी कि आयतन कम कवर करेंगे। ठीक है, और अगर दाब बढ़ा दो और दाब कम कर दोगे आयतन ज्यादा कवर करेंगे, और दाब अगर बढ़ा दोगे तो कम में थोड़े में सिकुड़ जाएंगे। लेकिन ठोस जो होते हैं छड़भंगुर टाइप के होते हैं, उनमें दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ज्यादा दाब दे दोगे टूट जाएंगे। ठीक है, और जो तुम्हारे द्रव हैं उनमें भी दाब देकर के तुम चाहो कि उनको फैला लो पूरे कमरे में, तो ऐसा संभव नहीं है, इसलिए दाब का कोई प्रभाव किस पर नहीं पड़ता? तुम्हारी ठोसों की द्रवों में विलेयता पर नहीं पड़ता। अब देखो गैसों की द्रव में विलेयता, सर्वप्रथम गैस की विलायक में विलेयता और दाब के मध्य संबंध, मात्रात्मक संबंध किसने दिया था? हेनरी ने दिया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, सर्वप्रथम गैस की विलायक में विलेयता और दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध किसने दिया था? हेनरी ने दिया था। किसने? हेनरी ने। हेनरी नियम के अनुप्रयोग देख लो। हेनरी नियम को सीधा सीधा समझो, कठिन सी परिभाषाएं नहीं चलते हैं। गैसों की जो द्रवों में विलेयता जो है दाब बढ़ाने पर बढ़ती है, गैसों की द्रवों में विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है, दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। गैसों की द्रवों में विलेयता दाब लगाए गए दाब के अनुक्रमानुपाती होती है, लगाए गए दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर विलेयता को x मानेंगे तो वे लगाए गए दाब p के अनुक्रमानुपाती होगी। x = kh × p, kh = x अपॉन p। kh क्या है? हेनरी स्थिरांक है, हेनरी स्थिरांक। ठीक है, अब देखो सोडा वाटर, सोडा वाटर और शीतल पेयों में, शीतल पेय क्या होते हैं? ठंडे पदार्थ जो पीने वाले होते हैं। सोडा वाटर और शीतल पेयों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। सोडा वाटर और शीतल पेयों में क्या होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता, सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड आता ना, कार्बन डाइऑक्साइड आता, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ कहते हैं, या कार्बोनेटेड पेय पदार्थों में कह सकते हो। उनमें कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज्यादा घुला रहता है, वो बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। अधिक दाब पर बोतल को बंद करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा घुला रहेगा उसमें, समझ गए ना दोस्त। गोताखोर जो होते हैं, गोताखोरों द्वारा श्वास लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंकों में हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु को भरा जाता है। ऑब्जेक्टिव आ सकता है, क्या आ सकता है? गोताखोर कैसी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं? हीलियम मिश्रित ऑक्सीजन का। किसका? हीलियम मिश्रित ऑक्सीजन का। क्यों? क्योंकि बैंड्स और रुधिर में नाइट्रोजन की अधिकता के कारण, अधिकता के जहरीले प्रभाव से बचने के लिए। क्योंकि देखो बाह्य दाब अगर गहराई में जाते हैं तो बाह्य दाब अधिक होता है, ऊंचाई पर बाह्य दाब कम होता है ना। सतह पर भी बाह्य दाब गहराई से कम होगा, बाह्य दाब जो है वो गहराई में जाने से अधिक हो जाता है। बाह्य दाब अधिक होने से वायुमंडलीय गैसें जो होती हैं, गोताखोरों के शरीर में जो वायुमंडलीय गैसें जो हैं वो ज्यादा घुल जाती हैं। लेकिन जब सतह की ओर आते हैं तो जो दाब है, बाहरी दाब जो है वो कम होने लगता है, इसलिए बाहरी जो घुली हुई गैसें निकलने लगती है, इसलिए नाइट्रोजन के बुलबुले
बुलबुले बनने लगते हैं शरीर में, और नाइट्रोजन के जब बुलबुले बनने लगते हैं तो इससे एक चिकित्सीय अवस्था पैदा हो जाती है, एक बीमारी टाइप की हो जाती है, बड़ा भयानक दर्द होने लगता है, जिसको क्या कहते हैं, बैंड्स कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, बैंड्स। और वो जहरीला प्रभाव कई बार अपना छोड़ता है और कई बार गोताखोरों की मृत्यु भी हो जाती है इससे, इसलिए हीलियम मिश्रित ऑक्सीजन का उपयोग गोताखोर करते हैं। अब देखो, अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है। अब आंशिक दाब देख लो, अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब जो है सतही स्थानों से कम होता है। अतः इन स्थानों पर रहने वाले लोगों और आरोहकों क्या कौन होते हैं, जो पर्वत चढ़ते हैं, आरोहकों के रुधिर में यानी कि खून में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, जिससे आरोहक कमजोर हो जाते हैं और स्पष्टता से सोच नहीं पाते। अब देखो, गैसों की द्रव्य विलेयता हमेशा ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, इसलिए ताप बढ़ाने पर यह क्या होता है, बढ़ती है। गैसों की द्रव्य विलेयता ताप बढ़ाने पर हमेशा घटती है, क्या होती है, घटती है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अगला देखो, अब देखो राउल्ट का नियम, अब देखो राउल्ट दादा का नियम। राउल्ट दादा क्या नियम दे गए, राउल्ट दादा ने दो नियम दिए थे। राउल्ट दादा ने एक नियम दिया किसके लिए, द्रव विलयनों का वाष्प दाब के लिए, क्योंकि भाई विलयन जो है ठोस का गैस में विलयन हो सकता है, 9 प्रकार के हो जाएंगे। ठोस का गैस में हो सकता है, ठोस का ठोस में हो सकता है ना, ठोस का द्रव में हो सकता है, द्रव का गैस में हो सकता है, गैस का द्रव में हो सकता है, द्रव का द्रव में हो सकता है। तो कई प्रकार के विलयन बन जाते हैं इस प्रकार से। इसलिए अब देखो क्या है, राउल्ट दादा ने जो नियम दिया, द्रव विलयनों के वाष्प दाब के लिए एक नियम दिया, और एक दिया तुम्हारा किसके लिए, ठोस पदार्थों के द्रव में विलयनों के लिए और वाष्प दाब के संबंध के लिए। तो पहला देखो, वाष्पशील द्रव विलयनों के वाष्प दाब के लिए देखो, द्रव विलयनों के वाष्प दाब के लिए देखो क्या है, वाष्प दाब के लिए देखो क्या नियम दिया, वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब, यानी कि प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। Pa0 मान लो किसका है, विलायक का आंशिक दाब, ठीक है, और P20 मान लो किसका, विलेय का आंशिक दाब। तो माफ कीजिए, 0 नहीं, ये किसका हो जाएगा, शुद्ध विलायक का, और ये हो जाएगा Pa किसका हो जाएगा, विलायक का, ठीक है। ऐसे ही करके P20 शुद्ध विलायक का और P2 किसका हो जाएगा, विलायक का। तो P1 जो है X1 के समानुपाती है, यानी कि पहले का मूल अंश, और इसलिए P1, ये इसको मैं PA पढ़ता जा रहा हूं, P1 P10 X, जहां P1 क्या है, शुद्ध घटक 1 का समान ताप पर वाष्प दाब है। घटक 1 को विलायक लिख लो यहाँ पे, यानी कि दो घटकों से मिलकर बनाए, घटक 1 मान लो विलायक, घटक 2 मान लो विलेय। तो शुद्ध घटक 2 का समान ताप पर वाष्प दाब क्या हो जाएगा, ये विलेय का मान लो, ठीक है। अब देखो डाल्टन का नियम होता है, आंशिक दाब का नियम, कि पात्र में विलयन अवस्था का कुल दाब जो होता है P टोटल, विलयनों के दोनों अवयवों के या सभी घटकों के आंशिक दाब के जोड़ के बराबर होता है। P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 क्या है, P1 क्या है बाबू, P1 क्या है, विलयन अवस्था में, P1 क्या है, विलयन अवस्था में घटक 1 का वाष्प दाब, ये क्या था, P10 क्या था, शुद्ध अवस्था में घटक 1 का समान ताप पर वाष्प दाब। तो P10 X1 प्लस P20 X2, P10 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा, ऐसे करके यहां पहुंच जाओगे, ठीक है। अब देखो राउल्ट नियम, ठोस पदार्थों का द्रवों में विलयन और वाष्प दाब, इसके लिए राउल्ट नियम देखो, किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब, किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का, किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब, प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब इसके मूल अंश के समानुपाती होता है। P1 समानुपाती X1, P1 बराबर P10 X1। अगला देखोगे आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन देख लो क्या है, आदर्श और अनादर्श देख लो। आदर्श विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, है ना, इनमें मिश्रण बनाने के लिए शुद्ध अवयवों को मिश्रित करने पर मिश्रण बनाने की एंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन शून्य होता है। डेल H मिश्रण 0, डेल V मिश्रण 0, यानी कि आयतन भी वही रहता है, यानी कि विलयन बनाने से पहले और बनाने के बाद वही रहता है, और जो कुल ऊर्जा या कुल ऊष्मा जो होती है वो भी वही रहती है, सेम रहती है, परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। अब देख लो कुछ हद तक आदर्श होते हैं, पूरे आदर्श विलयन प्राप्त करना संभव नहीं है, कुछ हद तक क्या है, NHN
एन हेप्टेन, ब्रोमोएथेन, क्लोरोएथेन, बेंजीन, टोलुइन। इसकी ट्रिक याद कर लो, नहीं बरी कल बिट्टी, नहीं बरी कल बिट्टी, नहीं बरी कल बिट्टी। बिट्टी जो थी क्या थी, बिट्टी आदर्श थी कुछ लोगों का, और एक समाचार आया कि बिट्टी भर गई, बिट्टी भर गई, लेकिन समाचार आया कि बिट्टी भर गई, लेकिन कोई एक लड़का जो था खुशखबरी लेकर के गया कि नहीं भरी कल बिट्टी, कल बिट्टी भरी नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा, एन नहीं, एन एच नहीं, एन एच यानी एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। ठीक है, बरी से ब्रोमोएथेन, बरी कल ब्रोमोएथेन और क्लोरोएथेन। ठीक है, और बिट्टी बेंजीन टोलुइन, बेंजीन और टोलुइन। ठीक है, अनारस देख लो, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, इनमें डेल एच मिक्स नॉट इक्वल टू 0, डेल बी मिक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि विलयन बनने के बाद में जो ऊष्मा है परिवर्तित हो जाती है और ये भी परिवर्तित हो जाता है आयतन। विलयन का वास्तव अगर राउल्ट नियम के अपेक्षित से अधिक होता है तो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। धनात्मक विचलन का उदाहरण क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन। ट्रिक याद रख लो, जिन पे धन होता है उनकी टोन बदल जाती है। तो लोग सोच रहे हैं, एक व्यक्ति सोच रहा है काश एसीटोन होती धन वाले जैसी, काश से CH2 कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन से एसीटोन। ठीक है, और अगला देख लो, अगर ये कम होता है राउल्ट नियम से अपेक्षित वाष्पदाब से तो ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं फिनॉल और एनिलीन का, फिनॉल एनिलीन का और क्लोरोफॉर्म एसीटोन का। ट्रिक याद रख लो, फैन अनिल लाए कल एसी लगाएंगे, फैन अनिल लाए यानी कि फिनॉल एनिलीन कल एसी लगाएंगे, कल से क्लोरोफॉर्म, एसी से एसीटोन। ठीक है, एसी से एसीटोन, एसी से एसीटोन। और क्या है, कम है या कम की बात की जा रही है, ऋणात्मक की बात की जा रही है। अब देखो, स्थिर क्वाथी मिश्रण, कुछ द्रव मिश्रित करने पर स्थिर क्वाथी बनाते हैं, जो ऐसे दो घटकी मिश्रण हैं जिनका द्रव और वाष्प अवस्था में संघनन समान होता है तथा एक स्थिर ताप पर उबलते हैं। ऐसे प्रकरणों में घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा इनमें अलग नहीं किया जा सकता है। विलयन जो एक निश्चित संगठन पर राउल्ट नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, न्यूनतम क्वथनांकी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, न्यूनतम क्वथनांकी। अब देखो एग्जांपल देख लो, शर्कराओं के किण्वन से प्राप्त होने वाले एथेनॉल जल का मिश्रण, इनमें 95% तक एथेनॉल आयतन की दृष्टि से। अगला देखो, अणु संख्या गुणधर्म देख लो एक बार, अणु संख्या गुणधर्म और सारी फॉर्मूला इसके। वे गुण जो विलयन में उपस्थित कणों की कुल संख्या और तथा विलय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, विलय के कणों की संख्या की प्रकृति पर नहीं करते, प्रकृति पर नहीं करते, वो क्या कहलाते हैं, अणु संख्या गुण। लैटिन में जो, लैटिन इनको इंग्लिश में कहते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। को का अर्थ है एक साथ, लिगेर का अर्थ है आबंधित। ठीक है, ठीक है। अब देखो, विलायक के वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन और विलायक के हिमांक का अवनमन, विलायक के क्वथनांक का उन्नयन, विलयन का परासर दाब, ये चार हैं तुम्हारे अणु संख्या गुण जो आपकी किताब में दिए हैं। लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है वाष्पदाब जो है, वाष्पदाब जो है केवल विलायक का वाष्पदाब, ये जो है तुम्हारा अणु संख्या गुण नहीं है, ये अणु संख्या गुण नहीं है। नहीं कैसा है, अणु संख्या गुण नहीं है। KF क्या है, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, याद रखना। KF का मात्रक क्या है, kg मोल इनवर्स, कक्का मोल में है, कक्का कहाँ है, कक्का मोल में है। अब देखो वह दाब जो विलायक के प्रवाह की मात्रा को रोक सकता है, परासर दाब कहलाता है। इनके फॉर्मूला याद कर लो। विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है, P10 माइनस P1 अपॉन P1 इसको W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। इनको सॉल्व करोगे तो सीधा सीधा आ जाता है, अबे रट पाओ तो रट लो। ठीक है, डेल TF इक्वल टू KF इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू 1000 डेल TV, और ये पाई इक्वल टू CRT इक्वल टू N अपॉन VRT। तो M2 का फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पे विलय का मूलर द्रव्यमान का। ठीक है, वन ठाप गुणांक कैसे कहते हैं, I को, I वन ठाप गुणांक है सामान्य मूलर द्रव्यमान बटे असामान्य मूलर द्रव्यमान, या प्रेक्षित अणु संख्या गुण बटे परिकलित अणु संख्या गुण, या संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों के कुल मोलों की संख्या बटे संगुणन या वियोजन के पूर्व कणों के कुल मोलों की संख्या। संशोधित हो जाता है नियम, यहां से अगर वन हाफ फैक्टर को जोड़ दोगे तो P10 माइनस P1 अपॉन P10, यानी कि विलायक के वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन, ये क्या हो जाएगा, IN2 अपॉन N1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये I का मतलब यहाँ पे इसमें शामिल कर देते हैं। जल्दी से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। वैद्युत रसायन देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके बाद देखो वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।
यानी कि सांद्रता के स्थान पर आजकल सक्रियता का प्रयोग करना ज्यादा उचित है। सक्रियता जो है सांद्रता के समानुपाती होती है, तनि विलयन में सांद्रता सक्रियता के बराबर होती है। अब देखो सीधे सीधे डेनियल सेल पर चलते हैं। तुम्हारी कौन सी सेल? डेनियल सेल। डेनियल सेल, देखो डेनियल सेल क्या है? डेनियल सेल क्या है? इसमें एक पात्र होता है, इसमें भर देते हैं ZnSO4 का एक्वा सॉल्यूशन, दूसरे में CuSO4 का एक्वा सॉल्यूशन। ये जो है इसमें लगा देते हैं जिंक की छड़, इसमें लगा देते हैं कॉपर की छड़। जिंक की छड़ जो है, जिंक की छड़ बताया था LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव, ये नेगेटिव है इसलिए ये नेगेटिव लिखा भी है -V, ठीक है। ये पॉजिटिव है राइट का, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा? एनोड, ये क्या है? कैथोड नॉर्मली अवस्था में। ये जिंक है, ये कॉपर है। इलेक्ट्रॉन जो है जिंक से कॉपर की ओर जाते हैं, इसलिए करंट कॉपर से जिंक की ओर आता है, अगर एक्सटर्नल जो तुम्हारा बाह्य विभव जो है, बाहरी विभव जो है एक्सटर्नल या ई बाह्य जो है, अगर 1.1 वोल्ट से कम होता है तो ये प्रोसेस चलती है, ये रबड़ सेतु लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो अगर वहीं पर ई बाह्य 1.1 वोल्ट के बराबर हो जाता है तो कोई चार्ज का प्रवाह नहीं होता, कोई इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता, ना कोई रिएक्शन होती है, सीधा सीधा ऐसे ही बना रहता है। 1.1 वोल्ट से अगर ये ज्यादा हो जाता है बाहरी जो विभव है तो वो क्या हो जाता है? अगर ज्यादा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन जहां जिंक से कॉपर की ओर चल रहे थे, अब इलेक्ट्रॉन कॉपर से जिंक की छड़ की ओर चलने लगते हैं और धारा जो है वो जिंक से कॉपर की ओर बहने लगती है, यानी कि दिशा उलट जाती है। अर्थात डेनियल सेल का विद्युतीय विभव कितना है? 1.1 वोल्ट होता है। कितना होता है? 1.1 वोल्ट। गैलोनी सेल देख लो। गैलोनी सेल क्या एक विद्युत रासायनिक सेल है जो कि एक स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित करती है। गैलोनी सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित करती है। रासायनिक अभिक्रियाएं चलती हैं, ये विद्युतीय ऊर्जा बदल जाती है इस युक्ति में। स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा जो है विद्युत कार्य में रूपांतरित होती है, जिसको मोटर या अन्य विद्युतीय जुगतों जैसे हीटर, पंखा, गीजर आदि में उपयोग किया जाता है। यानी कि गैलोनी सेल जो है तुम्हारी, यही वाली कह सकते हो, ये जो तुम्हारी है डेनियल सेल ही, तो इसको इस अवस्था में ला देना, इस वाले पोजीशन में 1.1 से कम ई बाह्य जो है, बाहरी विभव जो है 1.1 से कम लगा दो, ठीक है। तो इसका जो इक्वेशन है ये प्राप्त होता है, ये कैसे मिलेगा? ये 2 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप क्या है तुम्हारा? जिंक से जो है जिंक सॉल्यूशन है 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, Zn-2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या बन जाता है? Zn2+ या +2 लिख सकते हो, एक्वस, ठीक है। सॉलिड था ये। अब वहां पर दूसरा स्टेप क्या है तुम्हारा? Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेता है, ये बन जाता है Cu सॉलिड, ये एक्वस था। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन ये कट जाएगा, तो Zn सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस गेट टू, ये पूरा का पूरा समझ सकते हो, यहीं से आ जाएगा। एनोड क्या है? वह अर्थ सेल जिस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। कैथोड पर क्या होती है? अपक्षयन होती है। वही ट्रिक बताई थी, LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, ठीक है। अगला देख लो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है इसका विभव रहता है 0। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव रहता है 0। इसको लेफ्ट में लगाते हैं, किसी भी सेल, इसको लेफ्ट में लगाते हैं, सेकेंड अर्थ सेल के लेफ्ट में लगाते हैं, और सभी तापों पर जो है इसका विभव हमेशा 0 ही रहता है। और अर्ध सेल का 298 केल्विन पर ईएमएफ दूसरी अर्ध सेल के अपचयन विभव का मान देता है, ठीक है। मानक अपचयन विभव, मानक विभव को आजकल मानक अपचयन विभव भी कहते हैं, विभव ही स्टैंडर्ड रूप से कहते हैं। और ये देख लो E0 सेल जो है, E0 सेल यानी कि सेल का मानक अपचयन विभव जो है E0 R माइनस E0 लेफ्ट R, राइट वाली का माइनस लेफ्ट वाली का, राइट वाली का माइनस लेफ्ट वाली का। अब देखो बाबू, राइट वाली का माइनस लेफ्ट वाली का। अब देखो धनात्मक E0 का मतलब रेडॉक्स युग्म जो है H+H2, ये जो सेल युग्म है, यानी कि ये तुम्हारा SHE जो है, इस युग्म की तुलना में दुर्बल अपचायक है। अगर ऋणात्मक है तो इसका मतलब क्या है? प्रबल अपचायक है, ठीक है। नन्हे समीकरण देख लो,
ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन, मतलब नेचुरल लॉग एम एस अपॉन एम एन प्लस एक्वस। तो एम एस जो है इसकी सांद्रता इकाई मानी जाती है मोस्टली, है ना, तो ये आ जाता है तुम्हारा ऐसे करके एम एन प्लस अपॉन नहीं है ये एक्चुअली, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा लेफ्ट और ये राइट, ठीक है। तो ये तुम्हारा तुम मिल जाता है नैनट समीकरण। इसको बहुत बड़ा समझाने में टाइम लगेगा, याद कर लो, एक केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिखा रहे हैं अभी। साम्य स्थिरांक देख लो एक बार, ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF लॉग KC। KC क्या है, साम्य स्थिरांक, ये साम्य स्थिरांक और सेल के मानक अपचयन विभव में संबंध है, ठीक है। गिब्ज ऊर्जा का सूत्र देख लो, डेल आर जी नॉट, डेल आर जी, ये तुम्हारा गिब्ज ऊर्जा का सूत्र है माइनस NF इनटू सेल का मानक अपचयन विभव, ठीक है। डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है, तो इस अभिक्रिया के लिए मानक गिब्ज ऊर्जा परिकलित करो, ये अभिक्रिया दी है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, n की वैल्यू 2, और F इक्वल टू 96,500 कूलाम मोल इनवर्स, और ई नॉट सेल जो है वो 1.1 वोल्ट, और डेल आर जी का ये फॉर्मूला लगा दो, सीधा सीधा सॉल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा, NCERT में दिया है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो खटाखट से। अब देखो प्रतिरोध आर, प्रतिरोध जो है आर समानुपाती रहता है एल अपॉन ए के, या फॉर्मूला आ जाता है आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ट्रिक याद रख लो, अरे रोले आर इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, जी इक्वल टू 1 अपॉन आर, जी इक्वल टू 1 अपॉन आर। चालकता जो होती है प्रतिरोध के व्युत्क्रम होती है, चालकत्व का ऐसा ही मात्रक क्या है, सीमेंस है, इसको ओम इनवर्स कहते हैं या मोह कहते हैं, MHO या ओम इनवर्स के तुल्य है ये। एक 1 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल टू 100 सीमेंस मीटर इनवर्स, ठीक है। आयनिक विलयनों की चालकता का मापन जो है व्हीटस्टोन ब्रिज द्वारा प्रतिरोध ज्ञात करके किया जाता है। प्रबल वैद्युत अपघट जो है उनके लिए ये मोलर चालकता जो है अनंत अंतता पर मोलर चालकता माइनस AC1/2, ये याद कर लेना, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स काम आएंगे। मोलर चालकता इक्वल टू कप्पा इंटू A अपॉन L, ठीक है। और ये सूत्र जल्दी से देख लो, इनको कोल्डर्स लॉ देख लो, अनंत अंतता पर मोलर चालकता जो है V पॉजिटिव लैम्डा, ये जो है धनायन की अनंतता पर मोलर चालकता, ये रेडायन की अनंतता पर मोलर चालकता, ये याद कर लो सीधा सीधा एकदम से। फैराडे ने 2 नियम दिए थे विद्युत अपघट के, पहला और दूसरा, ठीक है, पहला और दूसरा। अब देखो 1 मोलर इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना है, 96,500 कूलाम मोल इनवर्स, 96,500 कूलाम मोल इनवर्स, ये 1 फैराडे के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो जल्दी से डी और एफ ब्लॉक के तत्व जो हैं इनके देख लो कुछ चीजें। डी और एफ ब्लॉक के तत्व, चुंबकीय गुण समझ लो पहले, सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले तो चुंबकीय गुण समझ लो थोड़ा सा। चुंबकीय गुण में एक चीज समझनी है, चुंबकीय आघूर्ण जो है इसको म्यू से व्यक्त करते हैं, इसका सूत्र देख लो, म्यू इक्वल टू √n+2, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है n, ठीक है। जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए यदि इनका परमाणु क्रमांक 25 है, परमाणु क्रमांक 25 है, ठीक है, द्विसंयोजी है, तो ऑब्वियसली इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 होंगे, ठीक है। तो इसमें म्यू इक्वल टू √5 + 2 5.92, तो म्यू की जो इकाई है वो क्या है, BM, या कह लो बोर मैग्नेटॉन, चुंबकीय आघूर्ण की इकाई बोर मैग्नेटॉन है। डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, एफ ब्लॉक तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं, याद रखो आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। वर्ग 12 में जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनमें उनकी मूल अवस्था और उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में पूर्ण D10 कक्षक विद्यमान होता है, इसलिए उन्हें संक्रमण धातु नहीं माना जाता है। संक्रमण धातु उन्हीं को माना जाता है जिनमें डी जो कक्षक है वो पूर्ण नहीं होता है। डी ब्लॉक तत्वों के बाह्य कक्षक इलेक्ट्रॉन विन्यास देख लो, n-1 d1 to 10 ns1 to 2, ठीक है। संक्रमण तत्वों की कड़न एंथैल्पी जो है इनके मान उच्च होते हैं, कड़न एंथैल्पी के मान क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्यों होते हैं कड़न एंथैल्पी के मान, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, इसलिए वो किसी से भी बॉन्ड बना ले जाते हैं, ठीक है। कड़न एंथैल्पी के मान क्या होते हैं,
उच्च होते हैं और परिवर्ती ऑक्सीकरण, बहुत सारे ठोस होते हैं इनमें, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था जो है दर्शाते हैं, रंगीन आयन बनाती हैं, उत्प्रेरकी गुण होते हैं। कॉपर प्लस आयन जो है जली विलयन में स्थायी नहीं है, Cu प्लस आयन जो है जली विलयन में स्थायी नहीं है। मिश्रातुओं का बनना ये इनका गुण है, अंतराकाशी यौगिक का बनना डी ब्लॉक के तत्वों का। अब देखो एफ ब्लॉक क्या, एक और चीज देख लो, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या है, K2Cr2O7। इसका उपयोग होता है चर्म उद्योग में एजो यौगिकों को बनाने में, और क्रोमेट से बनता है। किससे बनता है? क्रोमेट से बनता है। किससे बनता है? क्रोमेट से। पोटेशियम परमैंगनेट जो है KMnO4 फॉर्मूला है। कार्बनिक रसायन में ऑक्सीकारक के रूप में, ब्रेंजी कारक के रूप में। ब्रेंजी कारक क्या होता है? ब्रेंजी कारक कहते हैं रंग निकालने को, यानी कि ब्रेंजी कारक के रूप में ऊनी, सूती, सिल्क वस्त्रों तथा तेलों की ब्रेंजी कड़ी, यानी कि उनका रंग निकालने में, उनको रंगहीन करने में। एफ ब्लॉक देखो, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड होते हैं एफ ब्लॉक के अंतर्गत, ठीक है। लेंथेनाइड श्रेणी का एक सदस्य जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, कौन है? सीरियम, Z=58, ठीक है, यानी कि परमाणु संख्या 58 है। लेंथेनम तथा लेक्टिनाइड श्रेणी के धातुएं श्वेत और मृदु होती हैं। संक्रमण धातुएं बहुत सी अधातुओं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर व हैलोजन से अभिक्रिया करके द्विअंगी यौगिकों की रचना करती हैं। डाइक्रोमेट और परमैंगनेट दोनों ही प्रबल ऑक्सीकारक हैं, दोनों ही प्रबल ऑक्सीकारक, याद रखना, डाइक्रोमेट और परमैंगनेट दोनों ही प्रबल ऑक्सीकारक हैं। ऑक्साइड जो है अम्लों तथा क्षारों में विलय, ऑक्साइड अम्लों और क्षारों में विलय होकर क्या बनाते हैं? अम्लों क्षारों में विलय होकर ऑक्सो धात्विक लवण बनाते हैं। ऑक्साइड अम्लों क्षारों में विलय होकर क्या बनाते हैं? ऑक्सो धात्विक लवण बनाते हैं, ऑक्सो धात्विक लवण बनाते हैं। विभिन्न प्रकार के स्टील बनाने में डी और एफ ब्लॉक के तत्वों का उपयोग किया जाता है ना। अब देखो लेंथेनाइड जो तत्व हैं उनकी कुछ चीजों से अभिक्रिया दर्शाई जा रही है। अम्ल से विक्रिया कराओगे हाइड्रोजन, ठीक है, बनेगा। हैलोजन से विक्रिया कराओगे तो LnX3 बनेगा। कोई भी तुम ले लो लेंथेनाइड श्रेणी का एक तत्व ले लो, जैसे तुमने सीरियम ही ले लिया तो सीरियम ट्राई हेलाइड बन जाएगा, ठीक है। अगर वहीं जल से करा दोगे तो क्या बन जाएगा? LnOH को H2 ऐसे ही करके अगर N2 के साथ में करा दोगे नाइट्रोजन के साथ गर्म करने पर ये बनता है लेंथेनाइड, N बनता है, ठीक है। कार्बन से कराओगे तो ये बनता है, और सल्फर के साथ गर्म करने पर ये बनता है। ऑक्सीजन के साथ जो होता है, ऑक्सीजन में ज्वलन जो करोगे तो ये बनता है Ln2O3, ठीक है। तो ये आपका ये पूरा का पूरा ये लेक्चर रहा है। मुझे लगता है कि अवश्य आपके लिए सहयोगी रहा होगा। कुछ चीज़ें NCERT में पढ़ते समय कई बार छूट जाती हैं और कई बार उन पर ध्यान नहीं जाता है, उन सब चीज़ों को समेटने का प्रयास किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सहयोग करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।